प्रिय मित्रों, जो भी विद्यार्थी रीट, एस्टेट, सीटेट, अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत के आधार पर, उन सभी के लिए हमने चैनल बनाया था आर्यव्रत ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बाय विकास सर। तो उसी चैनल के आधार पर, उसी चैनल पर हम एक बार पुनः हमारे रुके हुए पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक हम कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं समास का। क्योंकि मित्रों, समास हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो संस्कृत के आधार पर कोई भी पेपर हो, समास 2 या 3 नंबर के कम से कम पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बिल्कुल नया टॉपिक समास। तो दोस्तों देखिए, समास कहते किसे हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए समास किसे कहते हैं। समसनम, समासः, इस प्रकार बहुत सी परिभाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमें परिभाषा का समास का अर्थ ध्यान में रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि समास क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, बहुना पदाना मेलने एक पद भवनम समासः। बहुनाम पदाना मेलने एक पद भवनम समासः। बहुनाम अर्थात बहुत से पदों, पदानाम पदों क्या, मेलने मिलाने पर, बहुत से पदों को मिलाने पर एक पद भवनम, एक पद हो जाना समासः, समास कहलाता है। कि बहुत से शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देना, एक ही शब्द बना देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, कि बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन हाँ, वो शब्द समर्थ भी होने चाहिए। ठीक है ना, कि बहुत से पदों को मिला करके एक पद बना देना, एक शब्द बना देना क्या कहलाता है मित्रों? समास कहलाता है। आगे देखिए, परस्पर अन्वितानां पदानां एकत्रीकरणम समासः। परस्पर अन्वित पदों को एकत्रीकरण, इकट्ठा कर देना ही क्या कहलाता है मित्रों? समास कहलाता है। यहां तक समझ में आया? इन दोनों पंक्तियों का कहने का भाव यही है मित्रों कि अनेक शब्दों को, एक से ज्यादा शब्दों को मिला करके, आपस में मिला करके उन शब्दों का एक ही शब्द बना देना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। समास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है विग्रह। क्या होता है विग्रह? हमें पता होना चाहिए। समास का विग्रह कीजिए जी, समस्त पद बनाइए जी, क्या कहलाता है विग्रह? तो हमें पता होना चाहिए कि समस्त पद का अर्थ बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। अब आपको समस्त पद, सबसे पहले समस्त पद क्या होता है आपको बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, समस्त पद, मेरे पास एक शब्द था राज पुरुषः, यह कहलाता है समस्त पद। एक समस्त पद है, ठीक है। राज पुरुष एक समास है ना, यह है समस्त पद। अब इस पद का संपूर्ण, इन मिले हुए शब्दों से जो एक पद बन गया, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर बने हुए एक पद को, उस एक पद को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और इस समस्त पद का अर्थ बताने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे, इस राज पुरुष का अर्थ बताने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विग्रह। क्या कहलाएगा मित्रों? विग्रह कहलाएगा। विग्रह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, विग्रह 2 प्रकार का होता है। एक तो लौकिक विग्रह और दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होगा? हमें पता होना चाहिए लौकिक विग्रह क्या, किसे कहते हैं? तो आसान से शब्दों में मैंने लिखा है, लौकिक भाषा में प्रचलित पद समूह। लौकिक भाषा में प्रचलित पद समूह क्या कहलाएगा? लौकिक विग्रह कहलाएगा। जैसे राजपुरुषः, इसका सामान्य अर्थ बनता है राजा का पुरुष। तो संस्कृत में इसे लिखेंगे तो राज्ञः पुरुषः। अस्तु, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यह कौन सा विग्रह हुआ हमारा? लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह दूसरा कौन सा प्रकार बताया बेटा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह अर्थात जो अलौकिक है, जो हमारी लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, प्रत्यय आदि का उल्लेख करना।
जिसके अंदर प्रत्यय आदि विभक्तियों को अलग अलग करके बताया जाए। जैसे कैसे कि राग शब्द है राज, ठीक है। राज्य में विभक्ति कौन सी है? छठी विभक्ति। तो प्रत्यय देखियो, अलौकिक विग्रह जिसमें प्रत्यय आदि का उल्लेख किया जाए, जिसमें प्रत्यय आदियों का उल्लेख करके बताया जाए वो कहलाता है अलौकिक विग्रह। जैसे कि हमने यहाँ राज्य पुरुष सामान्य भाषा में बताया जाता है कि राजा का पुरुष। अब राजा राज्य है, कौन सी विभक्ति का शब्द है? षष्ठी विभक्ति का। कौन सा वचन है? एक वचन का। तो हम इसका अलौकिक विग्रह ऐसे लिखेंगे, राज प्लस नस अस्तु पुरुष प्लस सु। ये होता है हमारा इस प्रकार विभक्तियों को अलग करके लिखना क्या कहलाएगा? अलौकिक विग्रह। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में समास 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 5 प्रकार का। सबसे पहले कौन सा समास आता है? केवल समास। इसके लिए विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास इति उच्यते, कि विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त जो समास होता है वो केवल समास होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, दूसरा समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अस्तु तीसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष। और तत्पुरुष का ही आगे जाकर के एक भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही भेद होता है द्विगु। पेपर में आई आपके कि निम्न में से तत्पुरुष समासस्य भेदः अस्ति, तो आपके पास द्विगु द्वंद्व इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ गया, द्विगु और द्वंद्व दोनों आ गए, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं, हमारा 1 नंबर खराब करवा सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? द्विगु भेद है। द्विगु भेद कौन से समास का है? तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास का कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु अर्थात से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में चौथा समास कौन सा है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। और उसके बाद में 5वां समास कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है। केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास होता है। अव्ययीभाव आगे हम पढ़ेंगे, आरंभ करेंगे अगली क्लास में, पूरा का पूरा करेंगे। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है? प्रायः पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः इति उच्यते। प्रायः पूर्व पद जो प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष जहां पर उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। बहुव्रीहि समास जहां अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा? बहुव्रीहि। द्वंद्व समास जहां प्रायः दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने एक छोटी सी क्लास ली है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारा नया वीडियो है, बहुत दिनों के बाद हमने एक बार फिर से शुरुआत की है, इसलिए पहली क्लास थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आगे जो भी वीडियो बनेगी, जो भी हमारी क्लासें लगेंगी, सभी में पूरे का पूरा एक एक टॉपिक होगा, और हमारे क्लासेस को देखते रहिए और अपनी अपनी तैयारियां करते रहिए। किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको बढ़िया लगे, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है और सरल तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल, ज्यादा डीपली जाने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा डीपली जाओगे, ज्यादा मुश्किल पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर पेपर में नंबर बनाना ही अपना मुख्य लक्ष्य जो है पेपर के अंदर हमें OMR शीट पे सही वाले गोले को काला करना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से पढ़ते रहिए, ज्यादा डीपली जाने की कोशिश मत कीजिए। जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको ये बातें विस्तार से बतानी चाहिए, मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा, और आसानी से पढ़ते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप हमारे चैनल को, आप अपने इस चैनल को, आर्यवर्त चैनल को और आगे ले जाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने अपने मित्रों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। तो अगली कक्षा तक नमो नमः, पुनः मिलामः, धन्यवादः।